माताएं बहनें सुन लेना, आपको भाजपा की सरकार बनने के बाद हर महीने 2100 रुपया मिलेगा। यह कांग्रेस की सरकार नहीं है, यह भाजपा की सरकार है। तो सुन लो, आप भाजपा की सरकार बना दो, 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा गैस का, 500 रुपये में सिलेंडर। हरियाणा राज्य के बारे में कह सकता हूं, 10 वर्षों में नॉन स्टॉप यहां पर विकास हुआ है और 10 वर्षों के अंदर हम लोगों ने 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी है। लेकिन हरियाणा राज्य के हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है कि सर्वाधिक योगदान सेना की भर्ती में भी कोई देता है तो हरियाणा की धरती देती है। अब फिर से मेरे किसान भाइयों, हरियाणा के लोग सुन लो, 24 फसलों जो खरीद होगी वो एमएसपी पर ही होगी, एमएसपी पर होगी, वो कम नहीं। आप मुझे पक्की गारंटी दे, बहनों माताओं, तो आप सब पक्की गारंटी देंगे? पक्की? भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बादली विधानसभा के प्रत्याशी श्रीमान ओम प्रकाश जी धनखड़ और लोकप्रिय विधायक आदरणीय बाबा बालकनाथ जी, विधायक श्री कुलदीप जी धनखड़, श्री विनेश जी शास्त्री, हमारे जिलाध्यक्ष श्री राजपाल जी शर्मा, श्री विनोद चौहान, श्री महेश चौहान, ठाकुर श्री दिनेश शास्त्री, श्री भीषम जी चौहान, श्री विनोद वाडसा, श्री संदीप खर्ब, श्री बसंत मुलिया और इस मंच का संचालन कर रहे श्रीमान आनंद जी सागर और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले मैं इस बाबा तुलाराम की धरती को शीश झुकाकर मैं प्रणाम करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, इस स्थान पर पहले भी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं आ चुका हूं और आज फिर से आप सबके बीच में मौजूद हूं। आज हरियाणा में एक और सार्वजनिक सभा को मुझे संबोधित करना था। दिल्ली से मैं हेलीकॉप्टर से उड़ा था कि कुछ दूरी तक जाने के बाद पायलट ने यह बतलाया कि हेलीकॉप्टर के इंजन में कुछ खराबी पैदा हो गई है, इसलिए मुझे वापस लौटना पड़ेगा। फिर से वापस लौटकर दिल्ली एयरपोर्ट पर हम पहुंचे और उस सभा को फिर मैंने मोबाइल के द्वारा वहीं से संबोधित किया था। लेकिन ओम प्रकाश जी धनखड़ की यह दूसरी सभा थी। मैंने अपने सहयोगियों से पूछा, क्या मैं बाई रोड ओम प्रकाश जी धनखड़ की सार्वजनिक सभा में मैं पहुंच सकता हूं? तो वहां मौजूद सारे पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों ने बतलाया कि लगभग 60 किलोमीटर की दूरी है, 1.5 से लेकर पौने 2 घंटे का समय लगेगा साहब, बाई रोड जा सकते हैं। बहनों भाइयों, मैंने फैसला किया कि चाहे जितनी भी बाधाएं क्यों ना आ जाएं, लेकिन अपने पुराने मित्र ओम प्रकाश धनखड़ की सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए मैं निर्विघ्न जाऊंगा। शायद आप सबको जानकारी इस बात की नहीं होगी, ओम प्रकाश धनखड़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही उनका हमारा रिश्ता नहीं है। लंबे समय से ओम प्रकाश जी धनखड़ मुझसे जुड़े रहे हैं और छोटे भाई की तरह सदैव उन्होंने व्यवहार किया। पार्टी का जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था उस समय भी से हिंदुस्तान के किसानों की चिंता करने के लिए किसान मोर्चे की जिम्मेदारी अध्यक्ष के रूप में किसी के कंधों पर डाली थी तो आपके ओम प्रकाश धनखड़ के ऊपर भी डाली थी और ओम प्रकाश धनखड़ ने बखूबी उस जिम्मेदारी का निर्वाह किया। बहनों भाइयों, ओम प्रकाश धनखड़ के बारे में चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई कह सकता है कि ओम प्रकाश धनखड़ ने यह काम किया, यह काम नहीं किया, यह कर दिया होता तो और ज्यादा अच्छा होता। लेकिन जितना मैं ओम प्रकाश धनखड़ को पिछले 30-35 वर्षों से जानता हूं,
बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, ओम प्रकाश धनखड़ एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जो झूठ कभी नहीं बोलते हैं, जो कहते हैं वह करते हैं। और मैं मानता हूं बहनों भाइयों, इंसान की धन दौलत यह इंसान की पूंजी नहीं होती है। सोने चांदी से भरे ही आपका घर लबालब क्यों न भरा हो, आप चाहे कितने भी बड़े धनवान हो, आपकी वह पूंजी हो सकती है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसकी विश्वसनीयता, जो कहे वह करे। और भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुस्तान की ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, प्रेस के दोस्तों से हमारी कोई भी बात गलत हो, कोई भी बात झूठ हो, आप उसे अखबार के पन्नों पर लिख देना। यदि हमारी गलती होगी तो मैं क्षमा मांग लूंगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जिंदगी में मैंने राजनीति की है मेरे बहनों भाइयों, जनता की आंखों में धूल झोंक कर कभी राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। यह ओम प्रकाश धनखड़ की विश्वसनीयता थी। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, हरियाणा राज्य का यदि संकल्प पत्र बनाना था, इससे पहले घोषणा पत्र कहते थे, उसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे के कंधों पर नहीं दी, आपके ओम प्रकाश धनखड़ के कंधों पर दी। लंबे समय से मैं भारत की राजनीति में काम कर रहा हूं। 2 बार पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुका हूं, मंत्री उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वगैरह सब बहुत रह चुका हूं। 2014 में जब प्रधानमंत्री पद के लिए घोषणा हुई थी मोदी जी की, उस समय भी मोदी जी मुझसे बराबर कहा करते थे कि अध्यक्ष जी, इस बात की चिंता कर लीजिएगा, हम अपने घोषणा पत्र में जो कहें वह पूरा हो। उनका मेरे ऊपर भरोसा था, विश्वास था। 2019 में मैं भारत का गृह मंत्री था। उस समय भी जब घोषणा पत्र बनाने की बात आई तो मोदी जी ने कहा, राजनाथ जी, आप ही घोषणा पत्र बनवाइए, आप ही के ऊपर यह जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यदि घोषणा पत्र आप बनाएंगे तो जो कहेंगे वही होगा। और 2019 के चुनाव में भी जब घोषणा पत्र की जिम्मेदारी की बात आई तो उन्होंने कहा, राजनाथ जी ही इस काम को करेंगे। और हमारे यहां की परंपरा रही है, भारत की रीत ही सदा से चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, ओम प्रकाश धनखड़ ने जो कुछ भी कहा है होकर रहेगा मेरे बहनों भाइयों। न हो तो यहां के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली दूर नहीं है, हरियाणा के लोग बड़ी संख्या में बराबर मुझसे मिलते रहते हैं, आप मुझसे मिलकर उसकी शिकायत कर सकते हैं। हरियाणा की धरती का जहां तक सवाल है, यह किसानों की धरती है, जवानों की धरती है। इस देश को धन धान्य से परिपूर्ण करने में अहम भूमिका निभाई है किसी ने, तो किसानों ने निभाई है मेरे बहनों भाई। भारत की सीमाओं की रक्षा का जहां तक प्रश्न है, मैं जानता हूं हिंदुस्तान के हर राज्य से नौजवान सेना में भर्ती होकर भारत की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, लेकिन हरियाणा राज्य एक हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है कि सर्वाधिक योगदान सेना की भर्ती में यदि कोई देता है तो हरियाणा की धरती देती है। ऐसी सारी वीर सपूता माताओं का भी अभिनंदन करना चाहता हूं जिन्होंने ऐसे बहादुर नौजवानों को पैदा किया है अपनी कोख से। बहनों भाइयों, हरियाणा का जहां तक प्रश्न है, हरियाणा के लोग देश और हित के लिए संघर्ष करना जानते हैं।
और आदिकाल से लगातार यह संघर्ष करते चले आए हैं। यह हरियाणा की ही धरती है, यहां पर कुरुक्षेत्र है और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देने का काम किया था। मेरे बहन भाइयों, ये की है ऐसी धरती। आज इसीलिए मैं आप लोगों से कहने आया कि आपने यहां पर पिछले 10 वर्षों में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काम करते हुए देखा है। यहां पर मनोहर लाल जी खट्टर हमारे मुख्यमंत्री थे। बाद में उनको केंद्र में जब लेने का फैसला हुआ तब नायब सिंह सैनी के ऊपर यह जिम्मेदारी सौंपी गई। बहनों भाइयों, मैं जानता हूं कि मनोहर लाल जी खट्टर के बारे में भी इधर उधर बहुत सारी लोगों बातें कर रहे हैं, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को भी मैं अच्छी तरह जानता हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, भले ही कोई यह कहे कि मनोहर लाल खट्टर ने यह काम किया, यह नहीं किया, लेकिन कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि मनोहर लाल खट्टर के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। मेरे बहनों भाई, और मैं नायब सिंह सैनी के बारे में भी कहना चाहता, हम लोग बराबर सजग रहते हैं, सावधान रहते हैं कि ऐसे कार्यकर्ताओं का चयन किया जाना चाहिए जिनको जिम्मेदारी देनी है, ताकि उनके दामन के ऊपर कोई दाग न लगा हो। इस बात की हम लोग बराबर चिंता करते हैं। आज ये चुनाव है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका बगल का राज्य हिमाचल है, उस हिमाचल राज्य को आप देखिए। हिमाचल राज्य में मेरे बहनों भाइयों, कांग्रेस की सरकार बनते ही हालात वहां पर ऐसे पैदा हो गए हैं कि वहां के सरकारी कर्मचारियों को वेतन के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है और वहां के सीएम और डिप्टी सीएम कह रहे हैं भाई वेतन नहीं मिल पा रहा, इसलिए हम भी अपनी सैलरी को छोड़ते हैं। वहां की कांग्रेस की सरकार ने वादा किया, हिमाचल आपका पड़ोसी राज्य है, इसलिए मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं। वहां की सरकार ने चुनाव के दौरान जनता से वादा किया था कि हम महिलाओं को 1500 रुपया देंगे, लेकिन आज तक नहीं मिला। ऐसे न जाने कितने सारे वादे किए थे। पानी, बिजली, पेट्रोल, डीजल, सब कुछ आज वहां पर महंगा हो गया है। क्या आप चाहते हैं कि ऐसी ही सरकार हरियाणा में होनी चाहिए? आप हिंदुस्तान में जहां जहां पर भी कांग्रेस की सरकारें हैं, चाहे वह कर्नाटक हो, चाहे तेलंगाना हो, जाकर देख लीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। अदालत ने भी कह दिया है कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार का केस बनता है। और बहनों भाइयों, देखिए शायद हालात ऐसे हो जाएं कहीं उन्हें जेल की हवा न खानी पड़े। लोकायुक्त ने कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करा दिया है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के साथ ऐसी नौबत तो नहीं आई है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी से अपनी तुलना करते हैं। एक सज्जन आम आदमी पार्टी है, कितना ईमानदारी का डंका पीटते थे कि उनसे ईमानदारी से हिंदुस्तान में, दुनिया में कोई है ही नहीं। बहनों भाइयों, यदि आप ईमानदार थे तो आपको जेल की हवा 6 महीने तक क्यों खानी पड़ी? क्यों नहीं कोई ईमानदार आदमी को उठाकर कोई जेल के शिक्षों में डाल देता? आपके कई नेताओं को जेल की हवा खानी पड़ी है। आप कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तब भी आपको राहत नहीं मिलती है। और आप आरोप लगाएंगे कि मोदी जी ने हमको जेल में डलवा दिया। बहनों भाइयों, यदि मोदी जी ने जेल में डलवा दिया तो अदालत के ऊपर तो मोदी जी का दबाव नहीं है। अदालत क्यों नहीं आपको रिहा कर देती? बराबर जनता की आंखों में धूल झोंक कर इन लोगों ने राजनीति की है। बहनों भाइयों, ऐसी राजनीति को कम से कम हम लोग किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं कर सकते। आप सब किसान हैं। कांग्रेस के लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हिंदुस्तान के किसानों के प्रति हमदर्दी नहीं है। हमदर्दी है तो केवल हम लोगों की, कांग्रेस पार्टी की है। मैं एक बात आपसे मैं कहने जा रहा हूं, आप इसका पता लगा लीजिए। जो यूरिया खाद आप खरीदते हैं ना, खेतों में डालते हैं कि नहीं डालते? जो यूरिया खाद आप 300 रुपये बोरी, लगभग 300 रुपया बोरी, यही कीमत है ना? क्या और है? यही है ना?
जो 300 रुपया बोरी आप खरीदते हैं मेरे बहन भाइयों, मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, दुनिया के दूसरे देशों में जाकर पता लगा लीजिए, यही यूरिया खाद की बोरी भारतीय रुपए में 3000 में मिलती है। यदि हमारी बात गलत हो तो क्यों नहीं लोग काटते? वह हमारी सरकार दे रही है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी पर धान, गेहूं, यह सब खरीदने का काम हमारी यहां की भाजपा की सरकार ने 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर की है। हिंदुस्तान के किस राज्य ने की है एमएसपी पर? आरोप लगाने के लिए कोई चाहे किसी के ऊपर कुछ भी आरोप लगा दे। हम लोगों ने जो कुछ भी कहा है बहनों भाइयों, अक्षरशः इसका पालन किया है। कांग्रेस कभी कहती है, कभी जात पात की बात उठा देगी, कभी अगड़े पिछड़े की बात उठा देगी, कभी दलित की बात भी उठा देगी और कहते हैं भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है। बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, दलित विरोधी यदि कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। आपने देखा उन्हीं की कांग्रेस पार्टी की एक बहन ने, जो नेता है, कद्दावर नेता है यहां की, उनके बगावत करने की नौबत आ गई। क्यों ऐसे हालात हुए? क्यों हालात इसलिए पैदा हुए क्योंकि मेरे बहनों भाइयों, चाहे केंद्र हो, चाहे कई राज्य हो, वहां मुख्यमंत्री यदि कोई बनेगा तो एक ही परिवार का बनेगा, जिसे फर्स्ट फैमिली कहते हैं बहनों भाइयों, और कोई दूसरा वहां मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। क्या हिंदुस्तान के किसी राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई यह कह सकता है कि यह फला परिवार है, यदि मुख्यमंत्री बनेगा तो केवल इसी परिवार का बनेगा? हमारे भारतीय जनता पार्टी में तो किसी भी जाति का कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है बहनों भाई। और आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जो कुछ भी कहा है बहने भाइयों, अक्षर से उसका पालन किया है, और इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। मैं जानता हूं इस क्षेत्र के बहुत सारे लोग दुनिया के दूसरे देशों में रहते हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा। 10 वर्षों में जब से मोदी जी ने शासन की बागडोर संभाली है, भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय जगत में कितना ऊंचा हुआ है। पहले भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता है तो मेरे बहनों भाइयों, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। धन दौलत के मामले में मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2014 में हमारा भारत धन दौलत के मामले में, यानी अर्थव्यवस्था के आकार, अंग्रेजी में से इकोनॉमी की साइज कहते हैं, उस मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। आज आपको जानकर खुशी होगी, भारत ने इतनी तेजी के साथ प्रगति की है मेरे बहनों भाइयों। यही हमारा भारत जो 2014 में दुनिया के देशों में धन दौलत के मामले में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मैं नहीं कह रहा हूं, सारे दुनिया के लोग, सारे बड़े बड़े अर्थशास्त्री, सारी बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स, वित्तीय संस्थाएं इस बात का दावा कर रही हैं कि भारत में जितनी तेजी के साथ आर्थिक प्रगति हो रही है, अब इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। आज के 2.5 साल बाद 2027 प्रारंभ होते होते धन दौलत के मामले में भारत दुनिया के 3 देशों में आकर खड़ा हो जाएगा। एक अमेरिका होगा, दूसरा चाइना होगा, और तीसरा दुनिया का कोई देश होगा तो भारत होगा। और आज सुन लेना मेरे बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही काम करने का अवसर मिलता रहा तो 2047 आते आते दुनिया की डेवलप्ड कंट्री के रूप में, एक विकसित देश के रूप में भारत उठ खड़ा होगा। हरियाणा राज्य के बारे में कह सकता हूं, 10 वर्षों में नॉन स्टॉप यहां पर
विकास हुआ है, नॉन स्टॉप विकास हुआ है। क्या कोई कह सकता है किसी को नौकरी मिली है तो उसमें खर्ची पर्ची की जरूरत पड़ी है? बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिली है। और 10 वर्षों के अंदर हम लोगों ने 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी है। इसके तो सारे आंकड़े हैं, उठाकर कोई भी देख सकता है। बराबर जनता की आंखों में धूल झोंककर इस कांग्रेस पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने इस देश के लोगों को गुमराह किया है बहनों भाइयों, और लोगों का समर्थन हासिल किया है। लोकसभा के चुनाव में आप लोगों के बीच आकर प्रचार किया होगा इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी तो संविधान में संशोधन कर देंगे, आरक्षण की व्यवस्था तो आप कर देंगे। पढ़े लिखे लोग हैं यहां पर बैठे हुए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं 42वां संशोधन संविधान का किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। ये लोग बराबर झूठ बोलते हैं। आरक्षण, बहनों भाइयों, जब तक आरक्षण है, आरक्षण की व्यवस्था है, आरक्षण रहेगा, आरक्षण सब समाप्त नहीं होगा। अरे कांग्रेस के नेता हैं राहुल जी, दुनिया के दूसरे देशों में जाकर भारत की प्रतिष्ठा को, भारत की साख को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि वहां पर सिख को गुरुद्वारे में जाने में परेशानी होती है, पूछना पड़ता है, कड़ा और पगड़ी पहनने के लिए प्रतिबंध लगा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी सिख भाई के ऊपर ऐसा प्रतिबंध भारत में लगा है कभी? बहनों भाइयों, यहां तक सिख समुदाय का प्रश्न है, मैं कहना चाहता हूं, सिख गुरुओं का हम सम्मान ही नहीं करते, लेकिन सिख गुरुओं के ऊपर हम समस्त भारतवासियों को नाज है। मेरे बहनों भाइयों, सिख गुरुओं के ऊपर हमको बिल्कुल उनका नाम लेते ही गौरव की अनुभूति होती है। उनका हम सम्मान करते हैं, हम उनका मान करते हैं। गुरु नानक देव जी के सामने हम अपना शीश झुकाते हैं, घर घर नानक देव जी महाराज की तस्वीर लगाते हैं। और मैं जितना सिख समाज के इतिहास के जानता हूं बहनों भाइयों, भारत की संस्कृति की रक्षा करने में जितना बड़ा बलिदान हमारे सिख भाइयों ने दिया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। इसे भारत कभी नहीं भूल सकता है। लेकिन बराबर आकर भारत के बारे में इधर उधर की बातें की जाती हैं, भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाती है। लंबे समय तक हम लोग विरोधी दल में अपनी भूमिका निभाते रहे। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी विरोधी दल के नेता के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई है, हमारे आडवाणी जी ने भी निभाई है। इन लोगों को भी विदेशों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन कभी भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर उन्होंने भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं किया है बहनों भाइयों, भले ही यहां कांग्रेस की सरकार क्यों न रही हो। दूसरे के घर में जाकर अपने घर की छवि को खराब करने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसे लोगों को समर्थन दिया जाना चाहिए? इसलिए मैं आप सभी से अपील करने आया हूं बहनों भाइयों कि आपका समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। भारत का एक दुनिया का ऐसा देश है जिस देश के प्रधानमंत्री को दुनिया के 20 देशों का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है। वह प्रधानमंत्री का ही केवल सम्मान नहीं है, वह प्रधानमंत्री का ही केवल सम्मान नहीं है, वह भारत का सम्मान है मेरे बहनों भाई। क्या इस पर हमारे कांग्रेस भाइयों को गौरव की अनुभूति नहीं होती है? अनाप शनाप की बातें करते रहते हैं। भ्रष्टाचार, मैं याद दिलाना चाहता हूं, मेरी बात गलत हो तो ताली नहीं बजनी चाहिए, सही होगी तो बजाइएगा। क्या यह सच नहीं है? राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। एक बार उन्होंने कहा, मैं क्या करूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं 100 पैसा दिल्ली से भेजता हूं नीचे के लिए, लेकिन 100 पैसा जो दिल्ली की बैंक से चलता है, नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों की जेबों में बामुश्किल 15 पैसा पहुंच पाता है, 85 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। क्या बहनों भाइयों यह सच नहीं है?
क्या यदि 100 पैसा दिल्ली के बैंक से चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। अब ये बताइए, इन लोगों ने कितना कितना जनता की आंखों में धूल झोंका है। 6,000 रुपये जो किसान सम्मान निधि मिलती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बताइए, एक पैसा भी उसमें से कोई कम होता है? किसान भाई बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, कम होता है? हाथ उठा के बतलाइए जरा, प्रेस के लोग भी देख लें। और हरियाणा में भी जो कुछ भी ओम प्रकाश जी धनखड़ ने कहा है, उन्होंने कहा है कि सभी महिलाओं को 21,000 रुपया प्रतिमाह, 2100 रुपया, 2100 रुपया प्रतिमाह। माताएं बहरें सुन लेना, आपको भाजपा की सरकार बनने के बाद हर महीने 2100 रुपया मिलेगा। यह कांग्रेस की सरकार नहीं है, यह भाजपा की सरकार है। 2100 चलेगा, एक पैसा भी कम नहीं होगा, पूरा का पूरा 2100 रुपया आपके खाते में आएगा। प्रत्येक परिवार का 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज होगा मेरे बहनों भाइयों। और जो बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग हैं 70 साल के ऊपर की उम्र है, जो अब भले ही गरीब हों या धनवान हों, इसको हम नहीं देखेंगे, चाहे उनकी जो भी आमदनी हो, तो इस 10 लाख रुपए के अतिरिक्त भी उनके इलाज पर 10 लाख का तो होगा ही उस परिवार में, लेकिन यदि 70 साल की उम्र का कोई व्यक्ति है तो उसके ऊपर अलग से 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज किया जाएगा मेरे बहनों भाइयों। ये हम लोग का वचन है। अब फिर से मेरे किसान भाइयों, हरियाणा के लोग सुन लो, 24 फसलों जो खरीद होगी वो एमएसपी पर ही होगी, एमएसपी पर होगी, वो कम नहीं होगा। और माताओं बहनों, आपके लिए फिर से हर घर गृहिणी योजना एक हम लोगों ने बनाई है। आपको सिलेंडर कितने रुपए में मिलता है? कोई माँ बहन उठकर बतलाएगी, कोई बहन बतलाएगी कितने में? 1,000? 1,000 नहीं, कितने में मिलता है? कितने में मिलता है? अरे राम, तो सुन लो, आप भाजपा की सरकार बना दो, 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा गैस का, 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। हमारे अग्निवीर योजना, अग्निवीर जवानों के बारे में बहुत सारी गलतफहमी पैदा की है इन लोगों ने। बहनों भाइयों, पक्की गारंटी है, और बराबर स्वयं प्रधानमंत्री भी इस बात की चिंता कर रहे हैं, इसलिए मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं कि जो भी हमारे अग्निवीर के जवान वहां से निकलेंगे बहनों भाइयों, उनको निश्चित रूप से सद सेवा का अवसर प्राप्त होगा। उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज आपने देखा होगा ब्रह्मोस स्पेस मिसाइल, ये हमारे ही अंतर्गत आती है। उन्होंने कहा कि हम केवल सिक्योरिटी में उनको नहीं लेंगे, बल्कि प्रशासनिक पदों पर भी हम बैठाएंगे अग्निवीर जो वहां से निकलेंगे। बहनों भाई, क्या चाहते हैं लोग? ये क्यों गुमराह कर रहे हैं देश के नौजवानों को? क्या आंखों में आंख डालकर राजनीति करने की हिम्मत नहीं रह गई है इनके अंदर? बहनों भाइयों, हरियाणा के अंदर बहुत ही ताकत है। अब भाजपा की सरकार बनाई है, ताकत देखिए हरियाणा के, आपके ताकत के कारण देश की ताकत है। आपने देखा होगा रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है लगभग 2 साल से, कि नहीं चल रही है? मालूम है कि नहीं आप लोग? पीछे के लोग, मालूम है आपको रूस और यूक्रेन की लड़ाई 2 साल से चल रही है। बराबर रूस की तरफ से भी बम, गोले, तोप, मिसाइल चल रही हैं, यूक्रेन की तरफ से भी बम, तोप, गोले, मिसाइल चल रही हैं लगातार। जब यह युद्ध शुरू हुआ था तो हमारे यूक्रेन में भारत के लगभग 30,000 बच्चे, कोई डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था, कोई मेडिकल का कोर्स कर रहा था। उनके माता पिता जो भारत में थे, वह प्रधानमंत्री से मिले और उन्होंने कहा कि मोदी जी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपको जो भी करना पड़े, यूक्रेन में जो हमारे बच्चे हैं उनकी जान बचाइए, उनको भारत ले आइए। आप ये कल्पना कर सकते हैं कितना कठिन काम था। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया, चटपट उन्होंने
रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन को टेलीफोन मिलाया और साथ ही यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की को टेलीफोन मिलाया। आपको जानकर खुशी होगी, भारत की ताकत का एहसास आपको होगा। दोनों राष्ट्रपतियों से बात करने के बाद 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 25,000 बच्चे वहां से चलकर भारत आ गए। मेरे बहनों भाइयों, यह है हमारा भारत, यह है हमारा भारत। मेरे बहनों भाइयों, यह भारत कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, मैं फिर से बात दोहराना चाहता हूं प्रेस के दोस्तों, हमारी कोई बात गलत हो अखबारों में लिख दीजिएगा, मैं क्षमा मांग लूंगा। मैं झूठ बोलकर कभी राजनीति नहीं करता हूं। दुनिया का सबसे ताकतवर देश है अमेरिका। अमेरिका के राजदूत जो भारत में रहते हैं उनका नाम है गारसेटी। गारसेटी ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, अरे दुनिया वालों, यदि तुम भविष्य देखना चाहते हो, अंग्रेजी में कहा था, इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया, इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर कम टू इंडिया, इफ यू वांट टू वर्क ऑन फ्यूचर कम टू इंडिया। इसका मतलब यह होता है, क्या ये दुनिया वालों, भविष्य किसे कहते हैं, यदि देखना चाहते हो तो भारत आओ। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह अमेरिका के राजदूत जो भारत में है मिस्टर गारसेटी, उन्होंने कहा है। ऐ दुनिया वालों, भविष्य क्या होता है उसे देखना चाहते हो तो आज भारत में आओ। आगे भी उन्होंने कहा, भविष्य क्या होता है यह महसूस करना चाहते हो तो भारत में आओ। और भविष्य पर कैसे काम किया जा सकता है यह सीखना है तो भारत में आओ। यह भारत की हैसियत बनी है, यह भारत की ताकत है मेरे बहनों भाई। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूं कि आप प्रत्याशी तो देखिए ही, साथ ही हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो भारतीय जनता पार्टी का रहा है उसे भी देखिए और आप सभी का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। ओम प्रकाश जी धनखड़, ओम प्रकाश जी आइए इधर। बहनों भाइयों, आप पक्की गारंटी देंगे? आप मुझे पक्की गारंटी दे, बहनों माताओं, तो आप सब पक्की गारंटी देंगे? जो पीछे खड़े हैं उन लोगों से भी मैं पूछना चाहता हूं, पक्की गारंटी? पक्की पक्की तो मैं ओम प्रकाश जी धनखड़ से एक वचन ले लूं, ओम प्रकाश धनखड़ जी से एक वचन ले लूं, ले लें? ओम प्रकाश धनखड़ जी से एक वचन मैं लेना चाहता हूं। ओम प्रकाश जी, जनता ने आपको आशीर्वाद दे दिया है, आपकी विजय पक्की है और चुनाव जीतने के बाद कभी भी 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, जब भी आपको फुर्सत मिले, इस जनता जनार्दन के सामने एक बार मुझे फिर से बुला लेना। और बहनों भाइयों, जनता की दरबार में यदि मैं आना चाहूंगा तो मैं उस दिन फूलों की हार नहीं पहनूंगा, अपना स्वागत नहीं कराऊंगा। यदि मैं आऊंगा यहां पर तो एक बार अपना मस्तक झुकाकर आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैं आऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः अभिनंदन करते हुए और सबको राम राम बोलते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।